हेलो बच्चों, कैसे हो। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और इस चैप्टर का आज हम एक थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं और कभी कभी एक छोटे से कंसेप्ट के आधार पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट और जेई में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स से। तो सबसे पहले ये देखते हैं डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है। तो वो कहते हैं ना कि समय बचाने के लिए करना है कुछ काम, तो समय बचाने के लिए मैंने बोर्ड पे कुछ लिख दिया है। बाद में लिखता तो बहुत समय लगता, वीडियो बहुत लेंदी हो जाता। तो क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स। सबसे पहली बात, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं। और देखो क्या लिखा है, व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड नो करंट फ्लोज थ्रू देम बिकॉज दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट मे ड्रिफ्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फटाफट मैंने पढ़ दिया, लेकिन ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये चीज मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले वीडियो में समझाई थी और मैं यहां भी समझाऊंगा, परेशान मत होना। कि डाइलेक्ट्रिक को हम इंसुलेटिंग मटेरियल क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से एक खास डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। वो डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मैं बोल रहा हूं, शायद कई बच्चों को समझ में ना आ रहा हो, मैं बना के दिखाता हूं वो डायग्राम जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले वीडियो में बनाया था। मान लो ये कंडक्टर है। क्या है ये एक कंडक्टर है। जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। समझ में आ गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मैंने बड़े बड़े फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। हालांकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें फोर्स लगता है QE। किस डायरेक्शन में लगता है ये फोर्स? बताओ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। F क्या होता है? QE और Q है E इंटू E। E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है, इसलिए फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। किस डायरेक्शन में? ये हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं। भाई जब फोर्स लगेगा तो ये सर्टेन वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। तो जो सर्टेन वेलोसिटी होती है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कंडक्टर्स में तो ये होता है, लेकिन इंसुलेटर्स में ऐसा नहीं होता। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटर में नहीं होते, यानी डाइलेक्ट्रिक्स में भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्हें रखा जाता है डाइलेक्ट्रिक्स को, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं, इसलिए चार्ज फ्लो नहीं करता है। ठीक, यही बात तो लिखी है। बिकॉज दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज क्यों नहीं फ्लो करता? बिकॉज दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, इनका एग्जाम्पल क्या है? प्लास्टिक, माइका, ग्लास, ये सब डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे कैन बी पोलराइज्ड बाय एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, दे कैन बी पोलराइज्ड बाय एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये पोलराइज्ड हो जाएंगे। पहली बात तो पोलराइजेशन का मतलब समझ में आना चाहिए। पोलराइज हो जाएंगे, इसका क्या अर्थ हुआ भाई? ये समझ में आना जरूरी है। लेकिन एक बात आपकी समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगेगा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं होते। लेकिन एक बात और खास, चार्ज तो फ्लो नहीं होगा, लेकिन ये पोलराइज हो जाएंगे। अब ये बताओ, ये पोलराइजेशन क्या होता है? थोड़ा सा बता देता हूं। हालांकि हमारा टॉपिक ही पोलराइजेशन पे है, तो डिटेल में तो समझाऊंगा ही। ठीक, ये रब करता हूं।
इसका अर्थ ये हुआ, किसका अर्थ, कि ये पोलराइज हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। इसका अर्थ ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इनके मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। क्या इंड्यूस हो जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट याद है ना? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता था? P इजिकल टू क्यू इंटू 2L। सही है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त ये शब्द पोलराइज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड अपने जहन में बिठा लो। ये शब्द ध्यान रखना इस बात को, आगे हम चर्चा करेंगे इस बात पे। अब डाइलेक्ट्रिक टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है पोलर और दूसरे होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब हम इन दो डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये पोर्शन आप नोट डाउन कर लो, पॉज करके नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसे मैं रब कर रहा हूं तो इसको डायग्राम की मदद से समझाऊंगा। वो डायग्राम यहां पर बनेगा। सही है, रब कर लो। 1 2 रब। तो पहले चर्चा करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट जीरो। ये वो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। डिटेल में समझाता हूं। ये याद आ गया डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ध्यान करो। डाइपोल मोमेंट में दो चार्जेस होते हैं, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होता है लेकिन साइन अलग होते हैं। जैसे ये दो चार्जेस हैं, ए पॉइंट है बी पॉइंट। ए पॉइंट पे चार्ज है -q, बी पॉइंट पे चार्ज है +q, और इन दोनों के बीच की दूरी है 2L। याद आ गया ना इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है जिसे हम P से डिनोट करते हैं, विच इज Q इंटू 2L। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस चार्ज टू प्लस, -q टू +q। ठीक, ये हो गई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। याद आ गया? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के केस में। और डाइपोल मोमेंट किसका? मॉलिक्यूल्स का। तो P इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू जीरो नहीं होती है। अब ये जीरो क्यों नहीं होती है, ये देखने लायक बात है। सेंटर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, एंड सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, आर सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस। तो वो जो मॉलिक्यूल होता है, डाइलेक्ट्रिक का जो मॉलिक्यूल होता है, उसमें प्रोटॉन्स भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कुछ फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, यानी उनके बीच में कुछ निश्चित दूरी होती है। ये आपको बेहतर समझ में आएगा। और जब निश्चित दूरी होती है, जैसे मान लो ये -q, इसको हम इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, ये है E, ठीक है, -e, और इसे प्रोटॉन मान लेते हैं। प्रोटॉन यानी चार्ज कितना हुआ? +e। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच की एक निश्चित दूरी है। पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में वो दूरी कितनी है? 2L। इसीलिए P जीरो नहीं होता, क्योंकि इसमें P का क्या मान हो जाएगा? E इंटू 2L। इनमें से कोई भी चीज जीरो नहीं है, इसलिए P की एक निश्चित वैल्यू होती है। अगर इनमें से कुछ भी जीरो होता, मान लो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एकदम नजदीक होते, जुड़े हुए होते, तो ये 2L जीरो हो जाता, तो क्या होता? डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता, ये P जीरो हो जाता। सही है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। किसमें? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में ऐसा नहीं है। यही बात लिखी है, देयरफॉर इट बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसलिए इसका हर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, यानी नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है इक्वल मैग्नीट्यूड का, और दोनों के बीच में निश्चित दूरी भी है। यही तो चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमें, और क्या चाहिए? इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब हम इसके एग्जाम्पल को और गहराई से समझते हैं, मतलब गहराई क्या, बहुत ही प्यार से समझते हैं, जिससे आपको पोलर डाइलेक्ट्रिक क्लियर हो जाए। तो सारा खेल क्या है? मॉलिक्यूल्स का है। ठीक, मॉलिक्यूल्स अगर डाइपोल मोमेंट बनाते हैं
तो वो पोलर है, डायपोल मोमेंट नहीं है यानी P अगर 0 है तो वो नॉन पोलर होते हैं। बात तो खैर अभी पोलर की ही करेंगे। इसके एग्जाम्पल होते हैं NaCl, CONH2। सबसे पहले NaCl को लेते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। कैसे देखना? ध्यान से देखना। अब NaCl देखो कैसा है, इसमें इसका स्ट्रक्चर देखो, ये Na, ये Cl, Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे निगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच कुछ निश्चित दूरी है, सही है? तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो डायपोल मोमेंट कहाँ होगा? उसकी डायरेक्शन क्या होगी? निगेटिव से पॉजिटिव। तो डायपोल मोमेंट की कोई वैल्यू होगी और डायरेक्शन क्या होगी? ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, माइनस से प्लस। आ गई ये बात समझ में? इसी तरीके से CO, ये हो गया कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन, कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन निगेटिव, दोनों के बीच में कुछ निश्चित दूरी है। निश्चित दूरी का अर्थ क्या हुआ? फाइनाइट डिस्टेंस, यहां पर कहीं लिखा हुआ है फाइनाइट डिस्टेंस। इसी वजह से जो डायपोल बनेगा वो P बनेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? निगेटिव से पॉजिटिव। तो ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। तो कोई भी मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर, ये उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अब जैसे H2O का स्ट्रक्चर देखो आप, तो H2O में क्या होगा? दो तो हाइड्रोजन हो जाएंगी, एक हाइड्रोजन ये हो गई, एक हाइड्रोजन ये हो गई, एक ऑक्सीजन, ये आपकी हो गई ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पे प्लस, हाइड्रोजन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस। इन निश्चित दूरी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, फाइनाइट डिस्टेंस है। अब देखो ऑक्सीजन का इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, उसकी डायरेक्शन होगी ये P, सही है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसके और इसके बीच में बनेगा, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच, उसकी डायरेक्शन होगी ये, सही है? दो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बन चुके हैं, इनका रिजल्टेंट ये होगा P नेट, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? ये, सही है? तो इसमें भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, उसकी कुछ निश्चित वैल्यू है, तो ये भी पोलर डाइलेक्ट्रिक बनाएगा, सही है? आ गई ये बात समझ में? चलो बहुत अच्छी है। यानी ये पोलर मॉलिक्यूल है, कार्बन मोनोऑक्साइड पोलर मॉलिक्यूल है, सोडियम क्लोराइड पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, और ये एग्जाम्पल्स हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के। आ गया समझ में पोलर मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट? अब हम पढ़ेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों इसे आप नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करके फिर मैं इसे रब कर दूंगा और हम डिस्कस करेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। रब कर देते हैं, चलो। तो बच्चों तीन तरीके के एग्जाम्पल दे दिए आपको पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में। आप ये तीनों एग्जाम्पल, इनका स्ट्रक्चर सही से समझ लो और बोर्ड के एग्जाम में ये स्ट्रक्चर बना के आ जाना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो बस ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक या फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं और सिंपल क्वेश्चन ही कंपटीशन जिताते हैं। तो अब मैं एक काम करता हूँ, नॉन पोलर के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिख देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड टेक्निक से, रॉकेट की तरह, ठीक है? तो बच्चों नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में मैंने लिख दिया है ये, और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम फिर एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। इन एग्जाम्पल्स के स्ट्रक्चर को समझेंगे,
चीज़ें बहुत आसान लगेंगी और बहुत मज़ा आएगा आपको। तो ये लिखा है सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड। यानी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेंटर एक होता है, यानी इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 0 होती है ऑलमोस्ट, और इसलिए ये कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं बनाते हैं। P 0 हो जाता है। क्यों होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। P = Q × 2L। जब दोनों का सेंटर कोइंसाइड करेगा तो 2L वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, इसलिए P 0 हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, CH4, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर को समझते हैं और हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। अच्छा, इसमें नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होने का एक रीज़न ये भी है कि जैसे 2 या 3 इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लग रहे हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी 0 हो जाता है। ये केस है कार्बन डाइऑक्साइड में। देखो अभी शायद मेरे बोलने से समझ में ना आया हो, यहाँ मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बनाते हैं। चलो पहला एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड का ही ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हो गया आपका कार्बन, यहाँ ये ऑक्सीजन हो गया, ये दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये P। और इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होगा, 0। नेट P इज 0। तो इसलिए ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। आ गई ये बात समझ में। अब हाइड्रोजन का ले लेते हैं एग्जाम्पल, H2। एक हाइड्रोजन ये हो गई, एक हाइड्रोजन ये। इनके चार्ज का सेंटर ये है, लेकिन इनके चार्ज का सेंटर कोइंसाइड करता है यहां। तो दोनों चार्जेस के बीच की दूरी 0 है, इसलिए इलेक्ट्रिक डायपोल P 0 होगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर का खेल है। तो इसलिए H2 भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये बात अब आपको क्लियर हो गई कि डाइइलेक्ट्रिक 2 तरीके के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर दोनों का एग्जाम्पल से आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब हम पढ़ते हैं डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो ये डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, पहले देखो ये मैंने एडवांस में लिख के रख दिया है जिससे कि समय बचे। मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूं। इट इज डिफाइंड एज द डायपोल मूवमेंट फॉर्म्ड इन डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, कहां से, बाहर से। तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगा भाई, किसी बैटरी से कनेक्ट करके ही तो लगेगा। तो बाहर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाता है तो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बन जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि साहब जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स में तो ऑलरेडी डायपोल मूवमेंट होता है। बिल्कुल सही, ऑलरेडी होता है डायपोल मूवमेंट, लेकिन मॉलिक्यूल्स में। लेकिन जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है सारे मॉलिक्यूल्स का मिला के, वो 0 होता है। कैसे, आओ समझ लेते हैं। तो ये जो डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का कंसेप्ट है, इसको हम पहले पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में समझेंगे और उसके बाद नॉन पोलर में। तो चलो पहले पोलर की बात करते हैं। क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द डायपोल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर ओरिएंटेड एट रैंडम, देयरफॉर नेट डायपोल मूवमेंट इज 0। तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता है, पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के केस में जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता है,
तो जो ये हर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट है वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है, मतलब किसी की डायरेक्शन यहां, किसी की डायरेक्शन वहां, किसी की नीचे, किसी की ऊपर। तो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा? 0। तो ये देखो कि किस तरीके का डायपोल मोमेंट होता है एक मॉलिक्यूल का। मान लो एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट है ये, दूसरे का होगा ये, तीसरे का होगा ये, चौथे का ये। इस तरीके से रैंडमली ओरिएंटेड होता है, सही है। तो जब रैंडमली ओरिएंटेड होगा तो नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा? 0। ठीक है, यह है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट कर दिया, बैटरी कनेक्ट कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, तो क्या होगा? ये मैंने लिख दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बात समझ में? तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो ये जो डायपोल मोमेंट है, किसी की डायरेक्शन ये, किसी की ये, किसी की ऊपर नीचे, ये सब एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। किस डायरेक्शन में हो जाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाते हैं। अब देखो, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है E, सही। तो ये डायपोल मोमेंट, इनकी डायरेक्शन क्या होगी? ये देख रहे हैं क्या फर्स्ट क्लास डायरेक्शन बन रही है। लेकिन इसमें भी आप ये सोच रहे हो कि सर कुछ लाइनें तो टेढ़ी हैं, कुछ मेढ़ी हैं। तो देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गए, लेकिन कुछ देखो, कुछ थोड़ी सी ऊंची बना दी, कुछ नीची, कुछ थोड़ी सी और, ये देखो ये, तो ये थोड़ी सी ऊंची नीची भी है। कुछ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत स्लाइटली डाइवर्टेड है, मतलब हल्की सी हटके है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है तो ऐसा होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दें तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी सी लाइनें बनाई है ना डायपोल मोमेंट की, ये भी सीधी हो जाएगी, डायरेक्शन बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हो जाएंगे सारे डायपोल मोमेंट। आ गई ये बात समझ में? याद रखना, पोलर मटेरियल के केस में जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता तो नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है। क्यों? रीजन है ये फिगर, सही है। तो ये दोनों फिगर आपकी समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं क्या, ये तो पोलर का केस था, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का केस पढ़ते हैं, और उसमें हम डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को समझेंगे, इस मैकेनिज्म को समझेंगे। तो ये मैंने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में ये जो मैकेनिज्म है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ये लिख दिया है साहब, फिर से समय बचाने के लिए। देखो इसे डबल लाइन कर देते हैं जिससे आपको सही से दिखाई दे रही है हेडिंग, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब देखो क्या लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट इज 0। ये तो आपको पता ही है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता है तो डायपोल मोमेंट सारे मॉलिक्यूल्स का 0 होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में। जब सारे मॉलिक्यूल्स का 0 है तो पूरे मटेरियल का ही 0 होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगा तो क्या होगा? तो इतना सब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जाहिर सी बात है जो मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव, ये क्या एक्सपीरियंस करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। एज ए रिजल्ट सेंटर ऑफ द टू चार्जेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो जो सेंटर होता है ना चार्ज का, वो डिस्प्लेस हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो क्या होगा? देयरफॉर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज इंड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बनता है। मुझे पता है अभी इतना समझाने से समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बना के समझाता हूं, बड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो पहले ये समझो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता तो क्या होता है, हालांकि एक बार बता चुका हूं। तो CO2 का हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा तो ये कार्बन, ये ऑक्सीजन,
और ये ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन माइनस, ये माइनस। तो यहां इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या लगता है, ये P। इसमें क्या लगता है, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन की वजह से ये भी P। दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो P नेट क्या हो जाता है, यानी नेट इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो जाता है, 0। ये मैं समझा चुका हूं, इसलिए बहुत तेजी से समझाया। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया, इस बात को आप गौर से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, तो क्या होता है, ये लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब देखो, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन माइनस, ठीक। अब आप देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक। वो क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। कार्बन पे किस डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इस पे लगेगा इस डायरेक्शन में। ऑक्सीजन ये वाला नेगेटिव है, तो इस पे जो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, यानी इस डायरेक्शन में। जब फोर्स लगेगा तो ये मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में, तो ये भाई ऑक्सीजन शिफ्ट होके यहां आ गई, ये आ गई आपकी ऑक्सीजन। कार्बन थोड़ा सा उधर चला गया, ये चला गया कार्बन, ये चला गया कार्बन। ऑक्सीजन थोड़ी और नजदीक आ गई कार्बन के, ये आ गई ऑक्सीजन। अब आप देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा वो होगा ये इस डायरेक्शन में P1। अब आप देख रहे हो ये डिस्टेंस बढ़ गया, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2A। A क्या होता है, रुक जाइए, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं रब कर देता हूं, फिर से लिखता हूं बच्चों। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। हाँ, तो ये 2A पे डिपेंड करता है, चार्ज तो वही है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना, ये अब बदल गया इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद। तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत कम है। इन दोनों के बीच का जो डायपोल है वो ये है P2, और ये क्या है P1। कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है बताओ, P1 इज ग्रेटर देन P2, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो नेट डायपोल मोमेंट अब 0 नहीं होगा, वो होगा P1 माइनस P2। P नेट इक्वल टू P1 माइनस P2, सो विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं होगा, यानी जो अब क्या हुआ, एक डायपोल मोमेंट इनमें इंड्यूस हो गया। ये एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ऐसा सारे मॉलिक्यूल्स के साथ होता है। तो यानी पूरे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। तो आपने देखा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के लगते ही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ जाता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में, चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो या नॉन पोलर हो। ये बात क्लियर हो गई, बहुत ही कंसेप्चुअल बात है, समझ में आ गई होगी, तो इसे ध्यान रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। सही है बच्चों, ठीक। अब हम समझेंगे हाउ डाइलेक्ट्रिक्स इंप्रूव्स कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे बढ़ जाती है, ये समझेंगे हम। कैपेसिटेंस क्या होती है, किसी भी कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की क्षमता, यही तो होती है ना कैपेसिटेंस। ये कैसे बढ़ जाती है, और ये समझते हैं। इसके लिए हम पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना देते हैं। ये है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसमें हमने लगा दिया डाइलेक्ट्रिक। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक, ये लो साहब लग गया डाइलेक्ट्रिक। इसमें हम मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ये हो गया मॉलिक्यूल, प्लस माइनस, एक बार बना दिया प्लस माइनस।
तो इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे जिससे कि इसमें चार्ज स्टोर हो जाए। हमने कर दी इसे बैटरी से कनेक्ट, ये निगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। लो साहब, बैटरी से भी कनेक्ट हो गया, सर्किट पूरा हो गया। जब इसे निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, किसे, इस प्लेट को, तो यहां पर निगेटिव चार्ज आ गया, ये बना दिया हमने निगेटिव चार्ज। और इस प्लेट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये बना दिया हमने पॉजिटिव चार्ज। लो साहब, ये भी बना दिया, यहां पर निगेटिव होता है, यहां पॉजिटिव। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। अब देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहां इस प्लेट पे पॉजिटिव है, इस प्लेट पे निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, वही होगा जो अभी सिखाया था। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें स्ट्रेचिंग होगी। ठीक, यानी ये जो निगेटिव चार्ज है इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, यानी इस डायरेक्शन में। ठीक, निगेटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी इस तरफ। तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल स्ट्रेच करेगा, ये इसमें खिंचाव आ जाएगा। तो ये किस तरीके का खिंचाव है, ऐसे ये आ गया था खिंचाव, ये ऐसा हो जाएगा, प्लस माइनस। ये जो निगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। ठीक, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रहा है। इसी तरीके से यही इस मॉलिक्यूल के साथ भी होगा, ये प्लस माइनस। अब बना लेते हैं हम मॉलिक्यूल्स प्लस माइनस। भाई मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम तो कुछ ही शो कर पाएंगे। बीच में बना लेते हैं प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, और यहां अच्छे से बनाएंगे प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। स्ट्रेचिंग हो गई है मॉलिक्यूल्स में, पॉजिटिव चार्ज इधर को भागा इस प्लेट की तरफ, निगेटिव प्लेट की तरफ। ये देखो प्लस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल भी इंड्यूस हो गया। यही तो हमने पढ़ा था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इंड्यूस हो जाता है मॉलिक्यूल्स में। अब क्या होगा, आगे की कहानी बताओ, समझो। अब ये होगा, ये जो निगेटिव चार्ज है इस प्लेट के कुछ पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा। जैसे कुछ पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां निगेटिव चार्ज है, ये इस प्लेट के पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा। और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस प्लेट के निगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा। देखो ये कर दिया इसने कैंसिल। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा, और इधर जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हुआ, जब चार्ज कैंसिल हो गया तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस बैटरी से और चार्ज ले सकता है। ठीक है, और चार्ज ले सकता है, इसका मतलब इसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ गई। तो इसलिए डाइलेक्ट्रिक लगा के कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस बढ़ा दी जाती है। आ गई ये बात समझ में आपको? चलो बहुत बढ़िया। अब मान लो किसी कैपेसिटर की इनिशियल कैपेसिटेंस है C नॉट। क्या है? C नॉट। C नॉट क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक। अब जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो क्या है? वैक्यूम। तो ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन वैक्यूम। सही है? और C क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कब? in the presence of dielectric,
तो ये जो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस से, ये हो जाती है C इज इक्वल टू के इंटू सी नॉट। और K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आ गई ये बात समझ में? K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसे डिफाइन करोगे तो K क्या होगा? C अपॉन सी नॉट, रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। इस तरीके से इसे डिफाइन भी कर सकते हैं। सही है? तो ये इस लेक्चर के लिए बच्चों बहुत है, आज के लिए बहुत समझ लिया आपने डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन को। ठीक है, आज के लिए बहुत है बच्चों। बाय, सी यू।